फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, तो आज हमारा स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने लास्टली कंप्लीट करा था कि स्टेप्स की रेस्पिरेशन का कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो वाले स्टेप्स हमने करी थी। और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कंडक्शन का 2 टाइप होते हैं, कंडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब मेन जो पार्ट है वो करा था। ठीक है, आज हम करेंगे मैकेनिज्म कि अब हम इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। लिख लिया होगा आपने ये वाला। चलो लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब मैकेनिज्म का मतलब प्रोसेस, स्टार्टिंग से लेकर पूरा क्लियरली, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट वाली जितनी प्रोसेस होती है सारी को सारी प्रोसेस। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म का मेनली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एक होती है इंस्पिरेशन और दूसरी होती है एक्सपिरेशन, मतलब इंस्पायर करना और एक्सपायर करना, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना। तो उसी को बोलते हैं। सांस लेने का मतलब हुआ हमारा इंस्पायर, मतलब इन, ऐसे याद कर लो, इंस मतलब इनसाइड, मतलब एक्स मतलब बाहर, जैसे इनसाइड एग्जिट, और एग्जिट करते हो ना इन और आउट, तो उसी के प्रोसेस से होता है। इसको बोलते हैं इंस्पायर और इसको एक्सपायर। ठीक है, लिखो, इट इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप्स होती हैं। नंबर 1 में लिखते हैं हम इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन। ठीक है, सेकेंड नंबर होगा एक्सपायरेशन। ठीक है, चलो यही दोनों हमें पढ़ने हैं। ठीक है, आप दोनों का हेडिंग डाल लो। ठीक है, चलिए चलो हो गया, हमने दोनों हेडलाइन पढ़ ले, इसी को हमको अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिज्म यही है। तो सबसे पहले अब इंस्पायरेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप इंस्पिरेशन भी बोल सकते हो, इंस्पायरेशन भी बोल सकते हो, जो मर्जी सो बोल सकते हो। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखो इसका। इट इज ए प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर एंटर इन लंग्स। ठीक है, देखो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या फ्रेश एयर, जो पूरा का पूरा एकदम क्लियर एयर है जो लंग्स के अंदर एंटर करेगी, तो उसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन। ठीक है, और एक्सपायरेशन लिख लो, नीचे आ जाएगा सेकेंड नंबर, एक्सपायरेशन लिखिए। इट इज ए प्रोसेस बाय विच फाउल एयर, ठीक है, खराब को बोलते हैं फाउल एयर एग्जिट, ठीक है, आउट ऑफ लंग्स, लंग्स से बाहर जाता है। ठीक है, एग्जिट आउट, और मतलब इसको बाहर, इसकी ये भी बोल सकते हो कि सीधे इनहेल, ये एंटर हो गया, ये एग्जिट मतलब बाहर निकल जाता है, तो उसको देखो फाउल आर के नीचे क्या लिखोगे। ठीक है, फाउल है, और देखो फाउल एयर यहाँ पे लिख लीजिए CO2। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेश एयर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए O2। ये क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेश एयर का मतलब O2 को हम लेते हैं, और फाउल एयर का मतलब खराब एयर, मतलब जिसमें CO2 मिला हुआ है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलो इसको एक्सहेल इनहेल भी लिख सकते हो, जैसे कि एंटर है तो इसको इनहेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए और करके इनहेल। ठीक है, और यहाँ पे और करके लिख लीजिए एक्सहेल। ठीक है, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। ठीक है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो उसको
इनहेल बोलते हैं ना, हाँ, जैसे कि आप जैसे अस्थमा वाला है, अस्थमा वाला को जो ट्यूब देता है उसको इनहेलेशन ट्यूब बोलते हैं। जिसको अस्थमा रहती है तो उसको पंप देता नहीं, एक पंप फुसफुस जिसको बोलते हो आप, तो वो फुसफुस देता है तो उसको इनहेलेशन पंप बोलते हैं। तो वो इनहेलेशन पंप भी आता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि उसको ऐसे मुंह में रखते हैं, अगर मुंह में ऐसे ऐसे जैसे स्प्रे करते तो फुसफुस मुंह में अंदर रख के करते हैं, तो उसको इनहेल करते हो, तो इसी के लिए उसको इनहेलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो फिर देख, एक लाइन लिखिए, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स क्रिएटिंग, ठीक है, ए प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखो क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर का मूवमेंट है, जैसे हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वो किस चीज़ के बेसिस पे होता है, वो हमारा क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में और लंग्स में दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट कर देता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या समझते हैं कि एक साइड प्रेशर हाई होगी, एक साइड प्रेशर लो होगी, तो हमेशा क्या होता है, मूवमेंट किस चीज़ से होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो किस डिफ्यूजन प्रोसेस में मूवमेंट कैसे होता है, ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जब आप इनहेल करते हो, तो इनहेल में करते हो तो उस टाइम हमारे प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम बाहर से लेते हैं तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम हाई रहता है, तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर बाहर प्रेशर ज़्यादा है हमारे लंग्स में, मेनली लंग्स का मतलब एल्वेलाई बोला रहा है, क्योंकि लंग्स का पोर्शन उसके एल्वेलाई के अंदर एयर स्टोर होकर रहती है। तो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन एयर का रहता है O2 का, और हमारे बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं, मीन्स एक्सहेल करते हैं, तो हमारे बॉडी में हमारे लंग्स में O2 CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और बाहर एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, मेनली यही प्रोसेस है। ठीक है, समझ गए, चलिए नोट कर लो। चलो नोट कर लिया ये, चलो ठीक है, अब लिख लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट के नीचे, देखो लिखो, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, यहीं पे लिख लो, ये जो रेस्पिरेशन का मूवमेंट है ये ऑकर होता है थ्रू ऑकर बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होती है बेसिकली इसमें, इसी की वजह से इसमें एनर्जी की कोई खपत नहीं होती। ठीक है, ऑलवेज ऑकर्ड बाय डिफ्यूजन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, लिख लिया, चलो अब लिखो रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन ह्यूमन। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन मैन। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मैन से कंफ्यूज मत करना कि बस इसमें ह्यूमन मैन के बारे में दिया हुआ है कि आदमी, ऐसा है मैन का कहने का मतलब है इसमें पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलो लिखिए रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन ह्यूमन, मैं ह्यूमन ही लिख दे रही हूँ। ठीक है, मैन से कंफ्यूज मत करना, ये एक को लेके चलता है। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे मैन लिखा हुआ है। देखो, इट इज कैरीड आउट with the help of
इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। ठीक है, ये इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम के हेल्प से क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी का और रेस्पिरेशन होता है, मतलब रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती है। जो आप पढ़ेंगे ना इनहेल और एक्सहेल, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस में कौन सा क्या होता है, मैं भी पढ़ाऊंगी। तो वही है मेन, बेसिकली इसका दो याद रख लीजिए, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि ये एक इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, इस दोनों के मूवमेंट से या फिर ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा या डायलेट करेगा, डिपेंड करता है कि किस केस में क्या करेगा। लेकिन इसी दोनों में चेंजेस होगी, इस दोनों में चेंजेस होती है, जिसकी वजह से हमारा एक्सहेलेशन होता है या इनहेलेशन होता है, मतलब एक्सपायरेशन होता है या फिर इंस्पायरेशन होता है। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंस्पिरेशन। सबसे पहले हम सांस लेंगे, फिर हम सांस एक्सक्रीट आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मैंने पहले एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते ना, एक्सक्रीट आउट लोगे तो फिर इसीलिए पहले, वैसे ये जनरली सबसे पहले इंस्पिरेशन ही पढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलो हो गया, अब लिखिए इंस्पिरेशन, पहला प्रोसेस है। देखिए इंस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है, इट इज ए एक्टिव मूवमेंट, इन एक्टिव मूवमेंट नहीं, एक्टिव प्रोसेस लिखिए। ठीक है, इट इज ए एक्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन, एक्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन। ओके, समझ गए? देखो ये ऑकर कैसे होता है, इट ऑकर with the help of, it occurs with the help of external, इसको मैं ब्लैक से लिख लेती हूँ, आप इसको हेडलाइन कर लेना। ठीक है, देखो रेड से लिखते हैं, with the help of external intercostal muscle। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। देखो ठीक है, ये है इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल जो था हमारा, वो इंटरकोस्टल मसल का जो था उसके एक्सटर्नल पोर्शन से होता है। ठीक है, एक्सटर्नल, जैसे इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ये दोनों तो बेसिकली पूरा का पूरा रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेगी, और इसमें है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करता है। ठीक है, और उस वाले में जो है आगे हम पढ़ेंगे एक्सपायरेशन, उसमें होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो याद रखना कि इंस्पायरेशन, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इंस्पिरेशन है तो जनरली हम इंस्पिरेशन से इंटरनल ले लेते हैं, तो आप उल्टा याद कर लो, इंस्पिरेशन है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा। ठीक है, और एक्सपायरेशन है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद करने का है, इसी की वजह से मैंने इसको अंडरलाइन रेड से कर दिया है। ठीक है, चलो ये लिख लो, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको, चलिए ठीक है। सो देखो ये मैंने फिगर ड्रॉ करा है। ठीक है, ये एक लंग्स का फिगर है। देखो हम क्या करते हैं, ये एरो दिया है मैंने, उसके नीचे यहाँ पे लिखिए एयर एंटर करता है तब, एयर एंटरिंग। ठीक है, जब एयर एंटर करेगी तो क्या होगा कि इसकी वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, और ये है हमारा डायफ्राम, ये वाला पोर्शन जो हमारा है डायफ्राम, तो ये डायफ्राम क्या करेगा, फ्लैट हो जाएगी, मतलब ये और नीचे, मतलब जो डायफ्राम हमारा पहले डायफ्राम ऐसे था नॉर्मल केस में, हाँ, आज जब आप किसी भी चीज़ के, ये मतलब मान लो कि ये हमारा डायफ्राम है ऐसे, और उसके ऊपर ये ऐसे एल्विलाई है, लंग्स है, लंग्स है, तो लंग्स है, तो लंग्स जब भारी होगी तो दबेगा ना डायफ्राम, जब लंग्स भारी होगी तो दबेगा, तो दबेगी तो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ये वाली जो ऐसे कर्व थी तो फ्लैट जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, समझ आ गया?
जो मैं अभी बोला मैंने वो समझ आ गया होगा, ठीक है। ये है रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम, ये गोज अप। ये रिब्स और स्टर्नम है, जैसे आप खुद ही फील करते हो, जैसे आप सांस लो, अब बहुत ज़्यादा प्रेशर से ले लो ऐसे, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे बाहर के जैसे धक्का दे रहे हैं, ऐसा लगेगा ना कि आगे की तरफ आउटवर्ड के जैसे आ रहा है, अपवर्ड हो रहा है और आउटवर्ड आ रहा है, ऐसे आपको खुद फील होगा। अब फिर इसको सांस को छोड़ दो, जैसे लगेगा पूरा दब गया नीचे की तरफ, मतलब पूरा सिकुड़ गया हुआ है। तो ये आपको रिबकेज की जो पोजीशन आपको है, जैसे जिससे कवर्ड है, अभी मैंने बताया था कि चैम्बर ऑफ द रिब, मतलब पूरा लंग्स का जो चैम्बर बताया था कि लंग्स कैसे घिरा हुआ है, सब एक घर बताया था लंग्स जिसके अंदर रहता है, तो उसको बताया था ना कि रिबकेज से बाजू से घिरा हुआ है। तो उसी रिबकेज को देखो, वो घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो आप जैसे सांस लेते हो तो आपको लगता है ना कि जैसे बहुत बड़ा हो गया है, और सांस जब छोड़ते हो तो ऐसा लगता है कि सिकुड़ के छोटा सा हो गया। तो उससे अभी आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका लिख लीजिए, गोज अप और रेज अप, मतलब ऊपर उठ जाता है, ठीक है, मतलब एकदम से ऊपर, मतलब उड़ जाता है, ये बाहर मतलब थोड़ा हेवी ये हो जाता है, अपवर्ड जैसे हो जाता है, ठीक है। गोज अप, या लिख लो गोज रेज अप, रेज्ड अप, ठीक है, समझ गए। और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, जो थोरैक्स हमारी है, हाँ, उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है, समझ गए। वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखो, ये मैंने आपको फिगर बताया, फिगर से आपको समझ आ गया होगा। देखो अब लिखो, सबसे पहले क्या था, दो चीज़ है जो रेस्पिरेशन के लिए सबसे मेन है, ये हमारा है एक क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एक इंटरकोस्टल मसल और दूसरा डायफ्राम। तो इस केस में क्या है, इस केस में हम लेते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो देखो क्या होता है, ये इसमें होता है हमारा, लिख लो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं लिखवा देती हूँ, वो सबसे इजी पड़ता है। लैंग्वेज में लिखने में आपको याद नहीं, लैंग्वेज में लिखोगे जितना उससे ज़्यादा मतलब पढ़ना पड़ेगा और याद नहीं रहता है। स्टेप बाय स्टेप में लिखूंगी तो आप सीबीएसई के बच्चे हो तो आप लैंग्वेज तो बना ही सकते हो ना, तो सबसे ईजी बेस है प्रोसेस है कि लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। यदि स्टेप बाय स्टेप याद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर ऑफ डायफ्राम, ठीक है, ठीक है। मसल फाइबर डायफ्राम का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये नोट कर लिए, ये नोट कर लीजिए। फिर मैं एक साइड को क्या बताऊंगी आपको, डायफ्राम का मतलब प्रोसेस बताऊंगी कि क्या होता है डायफ्राम में, और दूसरा इसका इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में है वो बताऊंगी। तो दोनों को साथ साथ कंपेयर करके चलेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट हमारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नोट कर लो, फिर इसके बाद इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये डायफ्राम का केस था, इसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए पहले वो, चलो नोट कर लिया ये, ठीक है। चलो चलो अब इस तरह लिखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, याद रखिएगा एक्सटर्नल, इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, हाँ, ये होगी कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगी हमारी, इसमें हो जाएगी हमारा डायाफ्राम बिकम फ्लैट। डायफ्राम हमारी जैसे पहले कर्व थी, मैंने अभी बताया ऐसे है, इसके ऊपर हेवी सा, जैसे मान लो ये है, ये हमारा एल्वुलाई, तो इसको हम दबाएंगे तो क्योंकि इसकी वॉल्यूम ये ऐसे है, इसको वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये दबेगी ना, तो ये फ्लैट हो जाती है, ठीक है। डायफ्राम बिकम फ्लैट, ठीक है, एंड लोअर डाउनवर्ड, मतलब और नीचे हो जाता है, ठीक है। डाउनवर्ड लोअर डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ घसक जाता है, घसकता नहीं है, मतलब जैसे पहले कर्व थी तो फ्लैट हो गई, ठीक है, तो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या है कि इंटरकोस्टल मसल का है, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से रिब्स एंड स्टर्नम है जो हमारा वो आउटवर्ड, जैसे कि सांस लेते तो बाहर ऐसा लगता है ना कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ से आपको फील होगा कि बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो लिखिए
रिब्स एंड स्टर्नम गोज आउटवर्ड। ठीक है, चलो लिखो, यहाँ तक लिखिए। चलिए चलो हो गया। चलो अब इसके नीचे लिखिए, मतलब आप इसके नीचे लिखिएगा, मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा दोनों का दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डायफ्राम हमारी फ्लैट हो गई और उसमें रिब्स क्या होता है, रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड की तरफ आ गई। तो क्या होगी, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज करेगी। तो लिखिए इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम या थोरैसिक वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, इस पे भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों में इंक्रीज करेगी, लेकिन पोजीशन पूछता है। ठीक है, सो ये देखो, ये है इंक्रीज करेगी, तो ये हो जाएगी हमारी, क्या होता है, एंटेरियो पोस्टेरियर। एंटेरियो पोस्टेरियर पहले लिखो, मैं बता रही हूँ। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। ठीक है, ये डोर्सो वेंट्रल वेंट्रल एक्सिस। देखो क्या बोला है, सो देखिए, अभी मैंने पढ़ा, देखो एंटेरियर और पोस्टेरियर पोर्शन पता है आपको क्या होता है, हाँ, कि यह हमारा लंग्स था, कि ये वाला विजिबल है ना, हाँ ये वाला पोर्शन विजिबल है, ये वाला हमने अभी पढ़ा है कि ये हमारा ऐसे पोर्शन था। ठीक है, ये मान लो बस एक ही यही पोर्शन का अभी हम इसी का देख रहे हैं कि, तो ये वाला पोर्शन हमारा लंग्स का, जो अंदर हम चैम्बर देख रहे थे, जिसके साइड साइड से आपका क्या था, पोर्शन बनी हुई थी। ठीक है, तो एंटेरियर का मतलब है, जैसे कि आप अपना ले लो, हाँ, कि ये तो इसकी एंटेरियर पोर्शन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, अब पोस्टेरियर का मतलब ये पोस्टेरियर, जैसे पोस्टेरियर पोस्टल टेल नहीं पढ़ते हो, जैसे कि फ्रॉग में एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि पोस्टल टेल के बारे में बोलता है कि पोस्टेरियर टेल। पोस्टेरियर टेल का मतलब, टेल क्या, पूंछ हमेशा पीछे होती है, तो पीछे का मतलब है सबसे नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, जैसे कि टेल पोर्शन हमेशा पूंछ जो है पोस्टेरियर पोर्शन में होती है। तो देखो ये एंटेरियर पोर्शन होगी, मतलब फ्रंटल साइड, और हेड हमारा, ये हमारा हेड है, ये हमारा, ये मैं अपने आप को ले लूँ, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा, ये आपका हेड है, जो वो कौन सा पोर्शन है, एंटेरियर पोर्शन है, और जो आपका लेग का टो सबसे लास्ट वाला जो है, वो कौन सा पोर्शन है, पोस्टेरियर पोर्शन है। तो वैसा ही जैसे कि हमने फ्लावर का पढ़ा था। ठीक है, मतलब 12th में हमने फ्लावर का पढ़ा था, तो आप अभी आपको नहीं पता होगा तो देखो, 12th मतलब फ्लावर का जो हमने पढ़ा था, एंटेरियर और पोस्टेरियर, थैलेमस का जो पोस्टेरियर पोर्शन अटैच्ड होती है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंटेरियर पोर्शन हुई और ये पोस्टेरियर पोर्शन हुई। तो देखो, तो वॉल्यूम है जो क्या, ये हमारी ऐसी है, ये पोर्शन ऐसे लगी हुई है, ये वाली पोर्शन ऐसे लगी हुई है, तो ये वाली पोर्शन एंटेरियर हुई और ये नीचे का ये वाला पोर्शन हमारा पोस्टेरियर हुआ। इसको मैंने लंग्स माना, तो ये पोर्शन हमारा एंटेरियर हुआ, ये पोर्शन हमारा पोस्टेरियर हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे अटैच्ड है, तो अब ये मतलब हमारा ऐसे था, लेकिन जिसमें वॉल्यूम बढ़ गई थी, ये मतलब ये फ्लैट हो गई थी, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई ना, तो एंटेरियर पोस्टेरियरली तो वॉल्यूम बढ़ी, कि डायफ्राम जब फ्लैट हुआ तो ये ऐसे इसका लॉन्गिट्यूडनल साइज बढ़ेगा ना, डायफ्राम जो बढ़ा तो लॉन्गिट्यूडनल साइड फ्लैट बढ़ा, तो यही है, इसी के लिए बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है एंटेरियर पोस्टेरियर साइड से मतलब इंक्रीज करेगी, सीधे ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब मान लो कि एक बलून है, तो बलून को आप ऐसे खींचोगे ना, ऐसे खींचते हो तो वॉल्यूम बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं एंटेरियो पोस्टेरियर। अब देखो इसमें लिखा है डॉर्सो वेंट्रल। डॉर्सो वेंट्रल का मतलब हुआ डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। डॉर्सल का मतलब ये कहते हैं पीछे वाला पोर्शन, और वेंट्रल का मतलब आगे वाला पोर्शन। ठीक है, जैसे कि ये ले लो, ये है हमारा, तो ये वाला पोर्शन हमारा डॉर्सल हुई, हाँ, और ये हमारी वेंट्रल हुई। ठीक है, जैसे कि ऐसे लेटते हो ना, लाई डाउन करोगे खुद, तो आपका पीठ जो है, ये पोर्शन हमारी डॉर्सल है, और जो आपका फ्रंटल साइड है जिसमें फेस लगी हुई है, तो आपका वेंट्रल साइड है। तो ये है स्टर्नम, क्या बोलते हैं, हमारा थोरैसिक कैविटी, जो इस इंटरकोस्टल मसल रिब्स और स्टर्नम,
ऐसे करते आगे वाला, आगे ऐसे नहीं लगता कि आगे पीछे वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। खुद करके देखो, ये दोनों आप ना अब्जॉर्ब करके देखो। जैसे कि ये ना सबसे बेटर चीज़ होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका, कि खुद प्रैक्टिस करो और अब्जॉर्ब करोगे तो आपको वो कभी नहीं भूलोगे। तो जैसे खुद अभी सांस इनहेल करो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जैसे कि मतलब ये ऊपर की, ऐसा लग रहा है कि आगे उठा हुआ लग रहा है कि ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये है फ्रंटल साइड और वेंट्रल साइड में, दोनों के साइड में इसका वॉल्यूम इंक्रीज करना, ऐसा लग नहीं रहा है। चलिए, तो ये डोर्सोवेंट्रल है और ये एंटेरियर पोस्टेरियर है, ठीक है। यहाँ तक चलिए, देखो अब ये दोनों साथ में लीड करेगी। अब आप ये मतलब अब इस दोनों का एरो अब ऐसे बना देना, ठीक है। ये यहाँ तक तो हमने अलग अलग पढ़ा था, अब दोनों का प्रोसेस साथ में है, ठीक है। लीड्स टू, सब में लीड्स टू लिखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पे सब में लीड्स टू लिखना है, ठीक है। ये बेसिकली दोनों क्या कर दिया, हमारा इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम, किसका, हार्ट का, मतलब लंग्स का वॉल्यूम। लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, ठीक है। तो लिख लीजिए बेसिकली इसका इंक्रीज, हार्ट का वॉल्यूम नहीं, मैंने हार्ट बोल दिया ना, हार्ट नहीं, लंग्स का वॉल्यूम, ठीक है। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। पल्मोनरी कैविटी इन रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो, पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी का मतलब ये होता है लंग्स, तो लंग्स की कैविटी का वॉल्यूम दोनों मिला के क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हमें इंक्रीज ही करनी थी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तभी तो। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब अभी पहले लिख लीजिए यहाँ तक, ठीक है, नोट कीजिए। चलो ठीक है, यहाँ तक लिखिए। चलो आगे लिखो। देखिए यहाँ हो गया, वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो गई। अब देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो उसके बाद क्या है, लीड्स टू डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी देखो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। ये है, आपने एक लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बॉयल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे लिखो, एक्सक्यूज मी, चलिए आपने एक लॉ पढ़ा है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़ी आपने, हाँ। क्या होता है ये, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मीन्स PV इज इक्वल टू NRT होता है तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है इस लॉ में, ठीक है। वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, बट यहाँ पे अभी हमें उतना नहीं पढ़ना है, सो आप याद कर लो, बॉयल्स लॉ है। अब देखो ये है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, हाँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अगर मैंने ये कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे प्रेशर बढ़ेगी तो वॉल्यूम हमारी क्या होगी, कम होगी। अगर वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, नॉर्मल है। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग है कि मैं हमारा पहले वॉल्यूम बढ़ा, तो हमारा वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पे आके क्या हो गई, हमारी प्रेशर कम हो गई, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी हमने ये सारा का सारा जो इंटरकोस्टल मसल इंटरनल वाला है और डायफ्राम, दोनों की वजह से हमने क्या किया, बेसिकली हम अपने लंग्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कराया, जिसकी वजह से क्या हुई, हमारे अंदर लंग्स के क्या बोलते हैं, हमारे लंग्स के अंदर क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज करी, प्रेशर डिक्रीज करी। अब बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, हमारे बॉडी में प्रेशर कम है, तो क्या होगा, बाहर से अंदर ऑब्वियसली, जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस से प्रेशर ग्रेडियंट मैंने पढ़ाया, प्रेशर ग्रेडियंट से क्या होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर आएगी, ठीक है। तो अब प्रेशर ग्रेडियंट ये हो गए, समझ गए ये कैसे, जैसे डिक्रीज कैसे किया वो समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, तो अब लिखो, ये बॉयल्स लॉ लिखोगे क्या, कर लीजिए नोट अगर लिखना है तो। चलो ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या लीड करेगा, चलो ये बेसिकली लीड्स टू
अब हमें यही तो चाहिए था इंस्पिरेशन के लिए। हमें सबसे मेन कंडीशन क्या चाहिए था कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर की क्वांटिटी कम होनी चाहिए ताकि बाहर के एयर को हम अंदर ले सकें। सो अब क्या होगा कि अब बेसिकली ये हो जाएगा क्या, ये हमारा एंटर करा देगी बाय एटमॉस्फेरिक एयर को हमारे बॉडी में, ठीक है। इसको नेगेटिव प्रेशर भी बोलते थे, ये वाला भी लिख लीजिए, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर प्रेशर कम है ना, तो इसको नेगेटिव प्रेशर भी लिखा जाता है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर। चलो लिख लीजिए, लिखिए, अब यहाँ लिखिए, लीड्स टू एंटर एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स एयर का बोल रहा है, इनटू लंग्स। यही चाहिए था हमें एटमॉस्फेरिक एयर को ही हमारे अपने बॉडी के अंदर एंटर कराना था। सो हमने करा दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हाँ, ये हमारी हो गई इनहेलेशन, ठीक है। हमें जो कराना था इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। चलो, सो बेसिकली हमने इंस्पायरेशन पढ़ लिया कि हमने अब आप लोग यहाँ हमने सांस कैसे लेते हैं, वो प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरा क्लियरली समझ आ गया कि 2 स्टेप्स मैंने अब अलग अलग 2 पहले स्टेप होता है कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों का दोनों क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम की वजह से फ्लैट हो जाती है, और इसका डायफ्राम का पोर्शन, और इसके बाद इसमें रिब्स और स्टर्नम आगे की तरफ आ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, बेसिकली वॉल्यूम बढ़ाया। वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से हमारा क्या बोलते हैं प्रेशर अंदर कम हो गया, प्रेशर ही कम करना था क्योंकि हम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, अब हमारे अंदर प्रेशर कम हुई तो वॉल्यूम क्या होता है एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर बाहर से हमारे बॉडी में आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप सांस लेके रोक के बैठे रहो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब उसको निकालेंगे कैसे, ठीक, रोक के बैठना मत, मतलब आगे पढ़ेंगे। चलो नोट करो, चल ठीक है, हो गया इंस्पिरेशन हो गया। चलिए अब हम पढ़ना है एक्सपिरेशन, ठीक है। देखो ये मैंने फिगर ड्रॉ करा है, ये हमारा लंग्स है, लंग्स की कैविटी ये वाली जो है वो डायफ्राम, मैंने सब लिख दिया है क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। देखो डायफ्राम, इस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा डायफ्राम क्या था, जो ऐसे थी तो वो हमारी दबने की वजह से ये फ्लैट हो जाती थी, लेकिन इस केस में क्या है हम बाहर रिलीज़ करेंगे, पहले तो ऐसे थी, अब हम बाहर रिलीज़ करेंगे, सिक्योर करेंगे, और ये सिकुड़ जाएगा तो और डायरेक्ट गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जितना था गाढ़ा होने का मतलब ज़्यादा नहीं, ये फोर्स्ड के केस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस केस में क्या है पहले सिकुड़ा हुआ था हम, क्योंकि अभी हम इंस्पिरेशन के बाद इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों साथ साथ का प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार 2 बार इंस्पायर कर लिए फिर तो बोलेंगे कि चलो भाई आज मेरा मूड नहीं कर रहा है मतलब एक्सपिरेशन का, तो हमने बस इंस्पायर करके रख लिया, ऐसा तो कभी कर नहीं सकते हो। तो पहले इंस्पिरेशन हुई तो क्या हुआ, थोड़ी सी फ्लैट थी, लेकिन अब क्या हुई, अब जब एक्सपिरेशन, जब वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा अपने पोजीशन पे आ जाएगा, नॉर्मल सिंपल, ये मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो डायफ्राम क्या है, इसके अपना गोज आउटवर्ड, मतलब अपना दूसरा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अब ये है, अभी रिब्स और स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम भी है थोड़ा नॉर्मल कंडीशन पे अपने आ जाता है, सारे के सारे अपना नॉर्मल कंडीशन पे। वॉल्यूम क्या हो गई हमारी, डिक्रीज कर गई जब हमारा एयर बाहर निकालते हैं तो, ठीक है। तो अब लिख लीजिए, सीधे लिखिए इसमें, ये हमारी पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस, ठीक है। ये ऑकर होता है थ्रू, इट ऑकर्स ड्यू टू, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, ठीक है। इंटरनल मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो पहले से हमारी कॉन्ट्रैक्ट होकर रखी हुई थी वो नॉर्मली रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो रिलैक्स हो जाएगी तो हो गया। अब जो वो मैंने बताया था इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो वो फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा, कि जैसे होता है ना कभी कभी नॉर्मली ऐसे रहते हैं अचानक से वैसे बोलते हैं ऐसा करते हैं ना, ये वाला, इस वाले केस में हमारा डायफ्राम और सिकुड़ जाएगा और उसके बाद हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाली हो गई। अब इस केस में क्या है, दोनों को दोनों रिलैक्स है, चिल मार रहा है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सांस लिया था तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुई पड़ी थी, अब एकदम चिल मार के एकदम आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, रिलैक्स हो गया, अपने अपने नॉर्मल पोजिशन पे आ गया, ठीक है, समझ गया, लिख लीजिए, चलो लिख लिया। चलो
अब नोट करके फोर्स के बारे में भी लिख ही लीजिए, ठीक है। लिखिए, नोट लिखिए पहले, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखो फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्स्ड का मतलब आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो, ठीक है। फोर्स का मतलब ज़बरदस्ती एनर्जी लगा के करा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल है ध्यान रखिएगा, इंटरकोस्टल मसल एंड सम एब्डोमिनल मसल, इसमें कुछ एब्डोमिनल मसल भी, पेट का हमारा, ठीक है, एब्डोमिनल मसल, ठीक है, गेट कॉन्ट्रैक्टेड। थोड़ी सी हमारी जैसे फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं ना तो आपको दिखेगा कि मतलब ऐसा फील होगा कि अंदर से थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आपके एब्डोमेन पे भी असर पड़ रहा है, ठीक है। तो एब्डोमेन का मतलब पेट वाला एरिया होता है ना, पेट के ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल पोर्शन, ठीक है। तो कुछ है जो थोरेसिक होती है, एक एब्डोमिनल होती है, ठीक है। तो थोरेसिक मतलब हो गई हमारी क्या बोलते हैं अप टू द चेस्ट रीजन, और उसके नीचे भी थोड़ी सी होती है तो उसको एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। तो इस एरिया पे भी जब आप फोर्स एक्सपायरेशन करते हो तो आपको क्या बोलते हैं, उस पर असर होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उस केस को बोलते हैं हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए, चलो नोट कर लिए, चलिए ठीक है। तो रहने दीजिए, अब हम आगे इसका पढ़ना है कि अब इसका बस एक एब्डोमिनल वाला और एक थोरेसिक, उस दोनों में आपको अलग अलग मतलब डिस्टिंग यूज़ करके मैं बता दूंगी रीज़न में, ताकि आपको एक भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो सो हो गया, थैंक यू, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम मई में ही होगी, ठीक है। अब अभी तक तो क्लियर नहीं किया है नीट ने, तो आपको नीट मतलब एनटीए ने कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो मई को ही लेके चलो, ठीक है। जैसे कि उसका कोई भरोसा नहीं हो, कभी भी ले सकते हैं, उन पर भरोसा करना आप छोड़ दो, ठीक है। अब वो क्या किस टाइम क्या कर देते हैं ना, किसी को नहीं पता, उनके सिवा आप किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। चलिए, तो पढ़ाई करते रहिए, एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए, मेरा नोट्स पढ़िए, और क्वेश्चन जितना कर सकते हो करते रहो, ठीक है। चलो ओके बाय।